तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, इससे पहले हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था कौन सा हिंदी का, वो क्या था सर्वनाम। हम जो है पद परिचय कर रहे हैं जिसमें हमने संज्ञा पढ़ चुके हम, और उसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम के हमने कितने पार्ट पढ़े थे? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम संज्ञा, सर्वनाम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम अगर आपने नहीं देखा है तो ये टॉपिक क्लियर कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर डिपेंड करता है। तभी आपको आगे का टॉपिक समझ आएगा अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है। तो चलिए आज हम करेंगे क्या? विशेषण। विशेषण को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इसके पार्ट हम देखेंगे। तो देखिए, विशेषण की परिभाषा लिख लो। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम नहीं पढ़ा है अभी तक तो पहले वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया और प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तभी आपको क्या है ये चीज़ समझ आएगी, जब तक आप संज्ञा और सर्वनाम ना समझ लें। तो यहाँ पर बोल रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, यानी जो हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है उसकी क्या विशेषता जो बताएगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? विशेषता। अब जिसको विशेषता नहीं पता वो देख ले कि विशेषता किसे कहते हैं। देखिए, विशेषता क्या होती है? अच्छा, बुरा, काला, गोरा, छोटा, लंबा, पतला, मोटा, कुछ भी जो उसके क्या है गुण को दर्शाए। अब विशेषता नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम उसके गुण ही दिखाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यानी किसी के बारे में उसकी कुछ विशेषता जब भी हम प्रकट करें तो वह क्या कहलाते हैं? वह विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, हमने कहा यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतानी है? विशेषता। तो यहाँ पर रमेश क्या है? रमेश है संज्ञा। अच्छा क्या है? अच्छा है हमारी क्या? विशेषता। उसके बाद लड़का है, अच्छा लड़का है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह है, हमने साफ लिखा है यहाँ कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, तो वह है क्या है हमारे पास यहाँ पर? सर्वनाम। और जो काला दे रखा है यहाँ पर वो क्या है? वह है हमारी विशेषता। तो ये चीज़ समझनी है आपने। उसके बाद एक और टर्म समझ लो, ये था क्या? विशेषता। दो चीजें हैं, एक विशेषण और एक विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताए। विशेषता किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। ये तो हम पहले भी कर चुके कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। परंतु एक वर्ड होता है दूसरा क्या? विशेष्य। विशेष्य हम किसे कहेंगे? देखिए, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी एक होता है कि जो शब्द विशेषता बताए, और एक होता है जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, जिसकी क्या है? विशेषता बताई जा रही हो, उसे क्या कहते हैं हम? विशेष्य। अब एग्जाम्पल देख लो, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। हमने सबसे पहले लिखा रमेश। रमेश क्या है? संज्ञा। फिर अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषता। देखिए, दो टर्म है, जो शब्द विशेषता बताए। अब क्या, कौन सा शब्द क्या है इसकी विशेषता बता रहा है? ये शब्द यही तो बता रहा है कि अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, ऊंचा है। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जा रही है? रमेश की। तो यहां पर क्या है? रमेश अच्छा लड़का है। तो यहां पर जो विशेषता बताई जा रही है किसकी? रमेश की विशेषता बताई जा रही है कि रमेश कैसा है? अच्छा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। अब हम चलते आगे, यानी विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, अगर विशेषण के भेद की बात की जाए तो इसके मुख्यतः कितने भेद होता है? 4। वैसे तो आपको कई जगह, बहुत सारी जगह 8 भी देखने को मिलेंगे, परंतु अकॉर्डिंग टू NCERT कितने हैं? 4 कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये वो 4 भेद है जो हम आगे करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना। पहला हम करेंगे कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण है जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम, देखिए संज्ञा और सर्वनाम तो हर जगह आएगा ही आएगा। तो बोल रहा है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण या दोष, और गुण या दोष के अंदर फिर क्या देखना है, चाहे फिर रूप के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, आकार के आधार पर हो, स्वभाव के आधार पर हो, दशा के आधार पर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, किसी भी आधार पर हो, यानी उसको क्या है प्रकट करे, वह क्या होता है गुणवाचक विशेषण। आपने अच्छे से समझना है कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण या दोष को प्रकट करे, यानी जहाँ पर हमें लगे कि संज्ञा और सर्वनाम का क्या है गुण या दोष यहाँ पर दिखाया जा रहा है, फिर चाहे वो किस आधार पर हो, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, किसी भी आधार पर हो, उसे क्या कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। देखिए गुण का मतलब क्या होता है, गुण हमेशा ये मत समझना कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या है पॉजिटिव चीज़ें लेंगे, नहीं, गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों तरफ चलता है। ये गुण क्या है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, मेरी भैंस गोरी है। गोरी क्या है यहाँ पर विशेषण यानी विशेषता, मेरी भैंस कैसी है गोरी है। मेरा दोस्त कैसा है कपटी है, वह है ईमानदार व्यक्ति है। तो ये सारे के सारे क्या है गुण दिखा रहा है यहाँ पर, गोरा हो चाहे काला हो, ये क्या है अपने आप में गुण है। मेरी भैंस कैसी है गोरी है, काली है, जैसी भी है, ये क्या है उसका गुण है। मेरा दोस्त कपटी है, तो कपटी भी क्या है ये भी गुण है। अच्छा ईमानदार हो सकता है, कपटी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये क्या है इसका गुण है। उसके बाद वह है ईमानदार व्यक्ति है, वह कैसा व्यक्ति है ईमानदार, ईमानदार होता, लालची होता, कपटी होता, ये भी क्या है इसकी उसके गुण है। तो गुण के अंदर हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कालबोधक में क्या क्या आ सकता है, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। फिर स्थान बोधक निचले, बिचले, ऊपरले। रंग बोधक में आपको आ सकता है लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। फिर दशा बोधक में हो सकता है मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। फिर आकार बोधक की अगर बात करूं तो गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला। फिर गुण बोधक में हो सकता है अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी। यानी अगर प्रश्न क्या है थोड़ा सा भी क्या है डीप आ जाए, जैसे प्रश्न आ जाए कि मेरी भैंस गोरी है, और वहाँ पर क्या है गुणवाचक ऑप्शन ना होकर क्या हो सकता है वहाँ पर हो सकता है गुण बोधक, आकार बोधक, या फिर रंग बोधक, या फिर काल बोधक। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि गोरा क्या होता है रंग होता है, यानी मेरी भैंस या यहाँ सफ़ेद होती, ठीक है। तो ये क्या है रंग को इंडिकेट कर रहा है, रंग को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम रंग बोधक। फिर जैसा यहाँ पर क्या है मेरा दोस्त कपटी है, तो कपटी किस में आ जाता, कपट क्या है उसका गुण है, तो ये गुण बोधक में आ जाता, ठीक है। जैसे वह है त्रिभुज आकार का है, तो ये किस में आ जाता आकार बोधक में, चाहे चकोर आ जाता, आयताकार आ जाता, तो ये किस में आते आकार बोधक में। तो इस प्रकार से भी ये आ सकता है अगर थोड़ा सा डीप पहुंचे। तो आई होप आपको गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते आगे किस पर, संख्यावाचक विशेषण पर। तो संख्यावाचक विशेषण देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है देख लो, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की क्या है संख्या के बारे में हमें पता चले, फिर चाहे वो कुछ लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, हजारों लोग हो, सैकड़ों लोग हो, या कुछ भी हो, हमने तो क्या है संज्ञा और सर्वनाम की संख्या चाहिए। संख्या कुछ भी हो सकती है। तो इस पार्ट को यानी संख्यावाचक सर्वनाम को हम दो पार्ट में आगे डिवाइड करते हैं। इसके आगे कितने भेद है, दो भेद। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो दो पार्ट के हम अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देख लेते हैं। वैसे तो इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसमें कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध कराया गया हो, वह कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 लड़कियाँ, यानी 10 क्या होता है, निश्चित होता है।
10 का मतलब 10 है। मैं बोलूँगा आपको कि मुझे क्या है 10 रुपये दो, तो 10 का मतलब मैंने क्या होता है 10 होता है। 10 का मतलब ये नहीं होगा कि आप मुझे 9 रुपये दो या 11 रुपये दो, नहीं, 10 बोले तो 10 ही आप दोगे। 10 लड़कियाँ, वहाँ पर क्या है 10 लड़कियाँ थी, 50 रुपये, मुझे क्या है 50 रुपये चाहिए। 300, वहाँ पर क्या है 300 आदमी थे। तो ये निश्चित एक संख्या बताई जा रही है, जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 300 हो, 50 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी एक काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। फिर यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पे आ जाते हैं। परिभाषा वही रहेगी कि जिसमें निश्चित संख्या नहीं दी गई हो वह क्या कहलाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी जैसे कुछ, वहाँ पर क्या है कुछ लड़कियाँ थी। अब कुछ लड़कियाँ थी, मुझे नहीं पता 5 थी, 10 थी या 20 थी, परंतु इतना पता है कि कुछ लड़कियाँ वहाँ पर थी। दूसरे नंबर पर क्या है, कई आदमी आए थे। यहाँ पर क्या है, कई आदमी आए थे, बहुत सारे आदमी आए थे। मुझे नहीं पता कि कितने आए थे, 100 आए थे, 200 आए थे, 500 आए थे, परंतु इतना पता है कि बहुत सारे आए थे या कई आदमी आए थे। फिर तीसरा एग्जाम्पल है लास्ट, सब कुछ खत्म हो गया। यानी जितना भी था, अब चाहे मेरे पास 200 कुर्सियाँ हो, 400 कुर्सियाँ हो, 1000 कुर्सियाँ हो, परंतु जितनी भी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। जो भी था मेरे पास वो सारा समाप्त हो गया। तो ये भी किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, नोट करके उसको लिख लो आप। जैसा कि आपको क्या है यहाँ पर दिख रहा होगा, नोट करके क्या लिखा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पहले लगभग, या फिर क्या हो, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पहले क्या है, लगभग दिया हो, करीब दिया हो, तकरीबन दिया हो, या फिर ए दिया हो या ओ दिया हो, या फिर प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे लगभग 100 व्यक्ति थे। देखिए अगर हम लगभग हटा दें इसमें तो क्या बन जाता है, 100 व्यक्ति थे, तो ये निश्चित बन जाएगा। परंतु अगर निश्चित से पहले क्या दिया हो, लगभग, तो ये क्या बन जाएगा, अनिश्चित, फिर बन जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि करीब 1000 रुपये थे। अगर 1000 रुपये हो खाली तो किस में आ जाएगा, निश्चित, परंतु अगर करीब आ जाए तो ये अनिश्चित बन जाएगा। फिर यहाँ पर सैकड़ों घर उजड़ गए, तो सैकड़ों भी किस में आ जाएगा, अनिश्चित में। अब सैकड़ों का मतलब होता है कि यहाँ पर 99 के बाद संख्या स्टार्ट होती है और 999 तक, अब उसके बीच पता नहीं कितने घर होंगे, तो सैकड़ों घर उजड़ गए। फिर 10 एक बच्चे को बुलाओ। अब 10 एक बच्चे, मुझे नहीं पता कि 10 एक, आइडिया लगा रहा है कि लगभग 10 एक बच्चे चाहिए। अगर तो फिक्स बोल देता कि 10 बच्चे बुला लो तो फिर हो जाता निश्चित, परंतु 10 एक बच्चे बुला लो तो ये किस में आ जाता, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, संख्यावाचक और इसके दो पार्ट कौन से, निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद अब हम आ जाते हैं किस पे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को ढंग से लिख लेना, परिणाम मत कर देना। परिणाम कुछ और होता है और परिमाण कुछ और होता है। परिमाण होता है क्या, नापने और तोलने से संबंधित, जितनी भी नापने तोलने वाली वस्तु होती है उसको हम किस में रखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिख लो, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर परिणाम लिखा है, ये जानबूझकर मैंने लिखा है कि हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, परिणाम, परंतु आपने क्या लिखना है, परिमाण। तो इस चीज को देख लेना, परिमाण, और यहाँ भी कर लेना। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 चीजें आपने नोट करनी है, नाप, तोल और मात्रा। जहाँ पर भी बात किसकी हो, नापने से संबंधित हो, तोलने से संबंधित हो या फिर मात्रा से संबंधित हो कि इस चीज़ की मात्रा इसमें कितनी है, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, परिमाण बोधक विशेषण में। तो परिभाषा आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब नाप, तोल या मात्रा, इस चीज़ को समझ लो। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक कपड़ा, 2 कपड़ा, कपड़ा हमेशा किस में काटता है, जो भी वहाँ पर दुकानदार होता है वो हमेशा मीटर में काटता है, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर कपड़ा। या फिर अगर आप केले लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं तो किस में आते हैं, किलोग्राम, दर्जन या फिर केजी या फिर ग्राम, ये सारी की सारी इकाइयाँ क्या है, परिमाण में आती है। किलोमीटर, मीटर, ये भी सारी परिमाण में आती है। तो जहाँ भी इस प्रकार की बात हो वो सारे के सारे किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। परंतु एक डाउट फिर हो जाता है,
परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे कितने 2 पार्ट है। जिस प्रकार हमने संख्यावाचक विशेषण के किए थे उसी प्रकार किसके है परिमाणवाचक विशेषण के। और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होने वाली है अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिमाण जब भी बात होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, तो यकीन मानिए आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसके बाद जो हम एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से कन्फ्यूजन होती है जब मैं दोनों को तुलना करके लिखूंगा कि कौन सा परिमाण है और कौन सा संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। ये तो सेम कॉन्सेप्ट होगा जैसा यहाँ पर हमने किया था। निश्चित में आपको संख्या होगी दी हुई और अनिश्चित में कुछ ऐसे वर्ड दिए होंगे, परंतु ध्यान रखना आपने परिमाण की बात हो रही है। जितनी भी नापने और तोड़ने से संबंधित या मात्रा से संबंधित चीज़ें होती है वही हम इसमें रखेंगे। जैसे 10 किलोग्राम चीनी को हम तोल कर लेते हैं, तो 10 यहाँ पर फिक्स है, निश्चित है कि कितने किलोग्राम 10 किलोग्राम। फिर यहाँ पर 20 लीटर दूध, ये भी क्या है तोलने और मापने से संबंधित है, तो ये भी क्या है यहाँ पर फिक्स दिया हुआ है कि कितना 50 लीटर दूध चाहिए। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 मीटर कपड़ा। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि इसने ऐसा बोला कि कुछ कपड़ा दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो, ये तो फिक्स बता रहा है कितना चाहिए 4 मीटर कपड़ा मुझे चाहिए। तो ये भी मापने और तोलने से संबंधित है। तो ये हो गए निश्चित। फिर आ जाते हैं अनिश्चित पे। यहाँ बता रहा है कि कुछ दूध दे दो। अब मुझे नहीं पता कितना दूध चाहिए, परंतु दूध तो क्या है नापने और तोलने से संबंधित है, इसलिए कुछ अगर आया है तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। फिर है थोड़ी शक्कर डाल दो। शक्कर को हम तोल के लेते हैं, अगर 1 किलो शक्कर होता तो निश्चित में आ जाता, परंतु ये बोल रहा है कि थोड़ी शक्कर दे दो। फिर है बहुत सारी सब्जियां। अगर फिक्स होता कि 1 किलो सब्जी मुझे चाहिए तो निश्चित में, परंतु ये बोल रहा है कि बहुत सारी सब्जियां चाहिए, मुझे नहीं पता कितनी चाहिए, तो ये हो गया अनिश्चित में। ये तो था बहुत सिंपल, परंतु अब जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो इसके बाद है और इसी में है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। देख लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं कैसे ये टफ बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो ध्यान से, ये है अनिश्चित परिमाण बोधक और ये क्या है अनिश्चित संख्या बोधक। मैं क्लियर कर दूं कि दोनों चीज़ें क्या है अनिश्चित है, परंतु एक संख्या बोधक है और एक परिमाण बोधक है। जैसा यहाँ पर दिया गया है कि हमारे घर में बहुत घी है, तो घी को क्या है हम नाप और तोल सकते हैं, इसलिए किस में रखा मैंने इसे परिमाण बोधक में। तो एक वर्ड है यहाँ पर बहुत घी है, और वही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है कि बहुत विद्यार्थी है, उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी है, परंतु ये मैंने किस में रख दिया संख्या बोधक में, ये रख दिया परिमाण बोधक में। ये परिमाण बोधक में इसलिए रखा क्योंकि जो घी यहाँ पर दिया गया है इसको हम नाप और तोल सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि 1 घी 2 घी 3 घी। उसी प्रकार यहाँ पर है उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी मैंने संख्या बोधक में इसलिए रखा क्योंकि विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, 1 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी, तो इसलिए ये संख्या बोधक में रखा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, सब दूध फट गया, यानी यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने सब, और दूध फट गया। दूध क्या है परिमाण बोधक, इसको हम नाप और तोल सकते हैं, इसलिए मैंने परिमाण बोधक में रखा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम वर्ड दे दिया मैंने सब पेड़ शीशम के हैं, तो पेड़ मैंने किस में रख दिए संख्या बोधक में, क्योंकि पेड़ को हम क्या है गिन सकते हैं, 1 पेड़ 50 पेड़ 100 पेड़ 200 पेड़, इसलिए ये मैंने संख्या बोधक में रख दिया। बस इतना सा अंतर है अनिश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित संख्या बोधक में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट कौन सा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए ये हमारा क्या है लास्ट भेद है, और इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनते। तो देख लेते हैं, सबसे पहले परिभाषा क्या बोल रहा है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले क्या सर्वनाम, जो हमने संज्ञा के बाद किए थे, सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इसके लिए आपको सर्वनाम का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और अगर आपने देखा नहीं तो मैं बार बार यही कहूँगा कि संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे से क्लियर कर ले, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है, नया हो सकता है आपके लिए, किस विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है।
तो आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण को। यानी सार्वनामिक विशेषण को क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण। इस चीज़ को नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से नोट करके यहाँ पर लिख लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सार्वनामिक विशेषण समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगर आपको याद होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी हम कर चुके हैं, निजवाचक सर्वनाम भी कर चुके हैं। तो इन सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। यानी यहाँ पर इसका क्या अर्थ है कि एक पुरुषवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों को साइड में कर देना है। बाकी जितने भी बचे, यानी 4 सर्वनाम बचते हैं। हमने 6 पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। तो यानी बाकी जितने भी 4 बचे, जब इनका प्रयोग किसके साथ होता है? संज्ञा के साथ प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, और हाँ, एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर देख लेते हैं, सर्वनाम को आप ट्रिक के माध्यम से भी क्या है? पहचान सकते हैं। ट्रिक क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। यानी जब भी आपको वाक्य अभी एग्जाम्पल में दिखेगा, उसमें क्या होगा कि पहले क्या होगा? सर्वनाम होगा, और सर्वनाम शब्द संज्ञा से क्या है? उसके बाद क्या है? संज्ञा होगी। यानी संज्ञा से पहले क्या होगा? आपके पास सर्वनाम दिया होगा, तभी उसको क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? यह है पुस्तक मेरी है। तो ट्रिक भी अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? यह है। यह होता है हमारा सर्वनाम। पुस्तक क्या होता है? संज्ञा। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? संज्ञा से पहले है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तो यह पुस्तक मेरी है। बाकी आप रूल के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, जो हमने इससे पहले लिखवाया था, परंतु ट्रिक से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यानी संज्ञा से पहले क्या आएगा? सर्वनाम। फिर यहाँ पर दिया गया है तुम भी क्या है? सर्वनाम। राम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम है, तो ये भी किस में आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में। फिर यहाँ पर सर्वनाम है और यहाँ पर संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम है, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सर्वनाम, और ये क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम, तो ये भी क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा ट्रिक के माध्यम से, तो आपको बहुत ही आसानी से क्या ये समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा ये विशेषण का टॉपिक भी खत्म हो चुका है। यानी संज्ञा हम कर चुके हैं, सर्वनाम हम कर चुके हैं, विशेषण आज हमारा समाप्त हो गया है, और अब बचा क्रिया। बाकी छोटे मोटे टॉपिक अभी और भी बचे। यानी लगभग आप ये मान सकते हैं कि आधे से ज़्यादा सिलेबस हमारा व्याकरण हिंदी का हो चुका है। तो अगर आप नए जुड़े हैं कोई भी, तो स्टेप वाइज वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में जाकर। पहला टॉपिक बिल्कुल सिस्टम से दे रखा है, 1 2 3 नंबरिंग करके, तो आप शुरू से देखें, तभी इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।